तो हम बात कर रहे थे लॉकियर की उल्का उल्का पिंड की परिकल्पना के बारे में। तो कुछ तकनीकी समस्या आ गई थी जिसकी वजह से वीडियो बंद हो गया था। तो वीडियो बंद होने के बाद फिर हमें लगा कि दूसरा वीडियो बनाते हैं स्टार्टिंग से, लेकिन फिर सोचे कि कोई बात नहीं है, उसी के आगे से हम अगला वीडियो उसी के आगे से बना देते हैं और पार्ट 2 करके उसको अपलोड कर दिया जाएगा। तो हम लोग इनके उल्का पिंड की परिकल्पना को हमने समझ लिया था और हम लोग लिख रहे थे। तो लिखने के क्रम में हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे कि यही जो लिखा हुआ है हम इरेज नहीं किए थे, वही पड़ा हुआ है। तो ये था कि ब्रिटिश वैज्ञानिक लॉकियर महोदय ने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जो उल्का पिंड संबंधित जो अवधारणा दिया था वो है, हमने यहाँ तक लिखा था। उसके बाद नीचे लिखा हुआ था, इसके बाद यहाँ से हम इरेज करके फिर नीचे की लाइन यहाँ से लिखे हुए हैं। तो अगला, इस लॉकियर के अनुसार दो विशालकाय पिंडों में परस्पर टक्कर होने से उनके पदार्थ अंतरिक्ष में फैलकर भटकने लगे। कालांतर में आकर्षण बल के प्रभावाधीन ये पदार्थ एक दूसरे के नजदीक आ गए। फिर से जो दो उल्का पिंडों में भयंकर जो टक्कर हुआ था और उससे जो पदार्थ टूट के अंतरिक्ष में विचलित होने लगे थे, वो पुनः गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभावाधीन एक दूसरे के नजदीक आए और फिर से एक बहुत बड़ा महापिंड का निर्माण हुआ। महापिंड का निर्माण हुआ और घूर्णन करने लगा और ये गतिशील हो गया, घूर्णन करने लगा, घूमने लगा। कालांतर में इसका ऊपरी भाग टूटकर अलग हो गया और यही भाग टूटा हुआ ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण करता है। ये कहते हैं लॉकियर महोदय कहते हैं। तो ये हुआ लॉकियर महोदय का जो उल्का पिंड संबंधित इनका जो सिद्धांत था उसके बारे में हमने जाना। अब जो अगले सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो चेम्बरलेन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो ग्रहाणु परिकल्पना के बारे में पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद उसी क्रम में जो हम लोगों का तरीका है पहले समझना, उसके बाद उसी चीज को लिख लेना। तो अब वही चीज चेम्बरलेन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना के साथ हम लोग करने वाले हैं। चलिए, ठीक। बात हो रही थी यहां चेम्बरलेन और मोल्टन। चेम्बरलेन, थोड़ा पानी लगा हुआ है इसलिए कम दिखाई दे रहा है। अब ठीक है। चेम्बरलेन व मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना, इसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। क्या कहते हैं चेम्बरलेन और मोल्टन, क्या बताते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में। ये शिकागो महाविद्यालय से संबंधित हैं। ये चेम्बरलेन और मोल्टन दोनों जो वैज्ञानिक हैं ये शिकागो महाविद्यालय के से संबंधित है और इन्होंने 1904 में
इस परिकल्पना का जो प्रतिपादन किया था 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में इन्होंने इस परिकल्पना को दिया था, प्रस्तुत किया था। ये संबंधित है शिकागो महाविद्यालय से। तो ये कहते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य के निकट एक तारे के आने से हुई है। ये कहते हैं कि सूर्य पहले से मौजूद था, सूर्य पहले से मौजूद था। अब इसको हम लोग फिगर आउट करके समझते हैं कि ये कहते हैं कि पहले से ही सूर्य अंतरिक्ष में मौजूद था और इसके नजदीक एक तारा आता है। पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य के निकट एक तारे के आने से हुई है। तो अब ये दो तारों की बात करते हैं। क्योंकि सूर्य एक तारा है, सूर्य क्या है? तो सूर्य एक प्रकार का तारा ही है। तो जब सूर्य एक प्रकार का तारा है और दूसरा तारा इसके नजदीक आता है, उसके वजह से पृथ्वी और अन्य सौरमंडल के अन्य ग्रहों और उपग्रहों की उत्पत्ति हुई है। तो सूर्य एक तारा है और एक तारा और कहीं से आता है, तो हो जाते हैं कुल मिला के दो तारा। तो इसको द्वैतारक परिकल्पना के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि द्वैतारक परिकल्पना जो चेम्बरलेन तथा मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना है, वो कौन सी परिकल्पना है? तो चेम्बरलेन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना जो है वो द्वैतारक परिकल्पना है, दो तारे से संबंधित है। इन्होंने कहा कि सूर्य में तापमान अत्यधिक होने के कारण इसमें ज्वार उत्पन्न हो रहा था। क्योंकि ज्वार और भाटा के बारे में हम लोग जानते हैं। अगर ज्वार और भाटा के बारे में अभी हम लोग जब भूगोल पढ़ रहे हैं तो अभी ज्वार और भाटा का नंबर भी आएगा कभी न कभी। तो ज्वार और भाटा के बारे में ठीक से देखेंगे। लेकिन ज्वार और भाटा का मतलब होता है जो समुद्र होता है, तो समुद्र में जो पानी ऊपर की ओर उठता है तो उसे ज्वार कहते हैं, और जब पानी नीचे की ओर गिरता है तो उसे भाटा कहते हैं। अब ये क्यों उठता है, क्यों गिरता है, ये यहाँ पे चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन ये ऊपर उठता हुआ जो भाग है वो ज्वार है। तो अब तो ज्वार समझ में आ गया कि क्या है। इसका मतलब जो सूर्य है, ये सूर्य इतनी अधिक तापमान यहाँ का था, जो तापमान था यहाँ का, टेम्परेचर था, ये बहुत अधिक था। सूर्य का तापमान बहुत अधिक होने की वजह से, सूर्य में ऊर्जा बहुत अधिक होने से यहाँ पे ज्वार उठता था, ज्वाला का ज्वार उठता था। ज्वाला का ज्वार यहाँ से सूर्य से उठता था इस तरह से। इस तरह से सूर्य में ज्वाला का ज्वार उठता था। जैसे कि ज्वार मतलब ऊपर उठना, जैसे ज्वार भाटा समुद्रों में आता है तो जल का ऊपर उठना होता है, तो वो जल का ज्वार होता है। लेकिन यहाँ पे जो सूर्य है, सूर्य की परिस्थिति में ये है कि यहाँ पे ज्वालाओं का ज्वार उठ रहा है। तो ये कहते हैं कि यहाँ से सूर्य से ज्वाला का ज्वार उठ रहा था बड़ी संख्या में और ऊंचा ऊंचा। और ये कहा जाता है कि जो ज्वार उठ रहा है, जो अब का ज्वार है, सूर्य में कभी कभी ज्वार उठता है, तो वो जो अब का ज्वार है इससे हजारों गुना अधिक खतरनाक और बड़ा और ऊंचा हुआ करता था। तो ये ज्वार ऐसे उठता था, कहीं दूर से एक तारा आता है, ये ज्वार उठ रहा है, तो ये कहते हैं कि कहीं दूर से एक तारा आता है और सूर्य के आकर्षण के परिधि के अंतर्गत आ जाता है। जो जहां तक सूर्य का आकर्षण बल काम कर रहा है वहां तक वो तारा पहुंच जाता है। ये तारा घूमते घूमते यहां तक आ जाता है और ये भी तारा काफी बड़ा होता है। ये तारा लगभग सूर्य के बराबर होता है,
और इसके पास भी असीमित आकर्षण शक्ति होती है। इसके पास भी असीमित आकर्षण शक्ति होती है और ये विचलित करते करते सूर्य के इतना नजदीक आता है कि ये इसका जो आकर्षण प्रभाव है ये सूर्य पे पड़ने लगता है। क्योंकि पूरा का पूरा आकर्षण यहाँ पे इस कोर पे नहीं पड़ेगा इसका। ये जो तारा है, दूसरा वाला तारा जो कहीं दूर से आया है, इसका प्रभाव, जो इसका आकर्षण का प्रभाव है, इस सिरे पे नहीं पड़ेगा, पड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसके पास भी काफी असीमित मात्रा में सूर्य के पास भी आकर्षण शक्ति मौजूद है। तो यहां से कोई टुकड़ा तोड़ के ये नहीं ले जा सकता था, यहां से कोई टुकड़ा ये तोड़ के नहीं ले जा सकता था, क्योंकि ये सब जो उठ रहे हैं ज्वार के रूप में, ये पहले से ही सूर्य के आकर्षण बल का विरोध करके ऊपर उठ चुके हैं। सूर्य के आकर्षण का विरोध करके ये ऊपर उठ गए हैं। इनमें इतनी ऊर्जा हो गई है कि ये सूर्य के आकर्षण बल का विरोध कर दिए हैं। अब विरोध करके ऊपर उठ गए हैं, उठने का प्रयास कर रहे हैं, ऊपर उठ के फिर नीचे आ रहे हैं। अब चूंकि ये इधर आ रहा है, इसके पास भी लगभग उतना ही आकर्षण शक्ति है, तो ये इन ज्वालाओं को यहाँ पे आने पे खींच लेता है। अब यहाँ से ये आगे बढ़ के यहाँ आ गया, और जब यहाँ आता है तो ये वाली स्थिति जो है, ऐसी स्थिति को तोड़ लेता है। ये ऐसे ऐसे तोड़ लेता है, ऐसे तोड़ लेता है। और इसमें अब ये सूर्य धीरे धीरे इतना धीरे धीरे ये निकलता है कहीं दूर। अब ये अपने रास्ते से कहीं दूर निकल जाता है, पता नहीं कहाँ निकल जाता है, और ये कुछ दूर तक इसका पीछा करता है। ये वाला हिस्सा इसके गुरुत्वाकर्षण के अधीन, जो दूसरा तारा है इसके गुरुत्वाकर्षण के अधीन ये वाला हिस्सा जो इसमें से टूटा हुआ है, इसका पीछा कुछ दूर तक करता है। लेकिन जब ये बहुत दूर चला जाता है, इससे ज्यादा स्पीड में रहता है ये, और इससे काफी दूर निकल जाता है। अब चूंकि काफी दूर निकल जाता है तो इसका जो आकर्षण शक्ति है, जो ये दूसरा वाला तारा है, इसका जो आकर्षण शक्ति है, इस पर प्रभाव धीरे 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 कम होता जाता है, और अंततः इसका गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, मतलब इसके आकर्षण का प्रभाव इससे खत्म हो जाता है और इस पर नहीं पड़ता है। तो ये फिर विलुप्त हो जाता है, कहीं और चला जाता है। अब क्या है कि ये जो टूटा हुआ हिस्सा है, इसमें से सूर्य के आकर्षण बल के प्रभाव के कारण यहाँ पे आ सकता था वापस, लेकिन सूर्य का इतना दूर इसके पीछे पीछे ये जा चुका था कि फिर वापस सूर्य के पास नहीं आ पाया, वापस सूर्य के पास नहीं आ पाया। और सूर्य के जो आकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके प्रभावाधीन ये इस तरह से सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा। अब जब सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा तो कुछ समय बाद, बहुत समय बाद, कालांतर में बीच में गांठें पड़ने लगी। यहाँ पे जब कोई भी चीज ठंडा होता है तो ठंडा होने के परिणाम स्वरूप वो सिकुड़ता है, वो पतला होता है। तो यहाँ पे बीच बीच में धीरे धीरे ठंडा होना प्रारंभ हो गया। ये वाला हिस्सा अगर यहाँ पे हम देखें तो इसको बाहर निकाल दे रहे हैं, तो यहाँ पे अगर ठंडा होगा, ये वाला हिस्सा अगर यहाँ पे ठंडा होता है तो ये वाला हिस्सा सिकुड़ जाएगा, ये वाला हिस्सा सिकुड़ जाएगा, ये वाला हिस्सा सिकुड़ जाएगा। जहां जहां ये जो ज्वार उठा था, ये पदार्थ जो निकला है सूर्य में से, इस प्रकार से एक सिगार का रूप धारण कर लिया है, बीच में मोटा और किनारे किनारे सकरा हो गया है। अब ये क्या हुआ कि धीरे धीरे ठंडा हुआ, कई बीच में कहीं 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 कई जगह करके ठंडा हुआ। ठंडा होने की वजह से वो सिकुड़ा, जब सिकुड़ा तो इस तरह से हो गया। ये ऐसे था, ऐसे ऐसे, अब यहां सिकुड़ा तो ऐसे ऐसे, यहां सिकुड़ा ऐसे 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 ऐसे, इस तरह से बना। तो जहां जहां सिकुड़ा, यहां यहां से ये कहते हैं कि टूट गया। जब टूट गया तो इस तरह से हो गया,
और जब इस तरह से हो गया, अब चूंकि ये जो हिस्सा है ऐसे सूर्य का चक्कर काट रहा है, ये इसी पोजीशन में सूर्य का चक्कर इस तरह से काट रहा है, तो ये लिए अपने साथ में ये जितने भी टूटे हुए टुकड़े हैं इसी तरह से सूर्य का चक्कर काटने लगे। इसी तरह से किसी का गति कम, चूंकि अब अलग अलग हो गए तो गति में भी परिवर्तन आया, क्योंकि टूटे हैं, कोई बड़ा कोई छोटा, इस तरह से भी टूटा है। कहीं यहाँ पे ठंडा हुआ, जैसे ये है तो यहाँ पे ठंडा हुआ तो ये इतना टूट गया, यहाँ पे इतना ही ठंडा हुआ तो इतना ही छोटा टूटा। तो छोटे बड़े टूटे टुकड़े, इसके टुकड़े हुए छोटे छोटे और इस तरह से ये घूमने लगा। तो घूमते घूमते धीरे धीरे कालांतर में यही सब ग्रह का रूप धारण करते हैं और सूर्य के चारों तरफ घूमना प्रारंभ करते हैं। उसके बाद फिर इन्हीं में से जब तक सूर्य, अभी ये सब ठंडा सही से नहीं हो पाए थे, इनमें से भी कहा जाता है कि ज्वार, ये बताते हैं मोल्टन और चेम्बरलेन कि ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, हालांकि यहाँ ऐसे छोटे हैं लेकिन अंतरिक्ष में बहुत बड़े बड़े, तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ये जब गर्म थे तो इनसे भी ज्वाला उठ रहा था। जिस तरह से ज्वार यहाँ पे सूर्य से उठ रहा है उसी तरह से यहाँ से भी ज्वार उठता था, बड़े बड़े ज्वार उठते थे। तो ये भी ज्वार उठ उठ के फिर उसी तरह से अलग हुआ जिस तरह से सूर्य इनसे अलग हुआ है। तो जो इन सब से अलग हुआ वो इन सब का उपग्रह बन गया। तो इस प्रकार से ये बताते हैं कि ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण इस तरह से होता है। तो ये चेम्बरलेन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना थी। ये आ गई समझ में? एक बार देखिएगा, ये कहते हैं कि सूर्य जो है इसमें असीमित तापमान था, आग एकदम आग से भरा हुआ था, इसमें ज्वालाएं उठ रही थी। इतना अधिक तापमान होने की वजह से इसमें ज्वालाएं उठ रही थी। और ये जो सौर ज्वालाएं हैं ये काफी ऊंची ऊंची ज्वालाएं थी। जो आज सौर ज्वालाएं कभी कभी उठती हैं तो वो ज्वालाएं उनसे, जो आज उठती है वर्तमान की ज्वालाएं, इनसे ये हजारों गुना बड़ी बड़ी और ढेर सारे आग लेकर उठती थी। तो अब एक तारा विचलित करते हुए इसके गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत आ गया, इतना नजदीक आया, ये तारा विचलित करते करते इतना नजदीक आया कि इस तारे का गुरुत्वाकर्षण बल इस पर प्रभावी हो गया। ये तारा इतना नजदीक आया, घूमते घूमते इस परिधि में आ गया, इस एरिया में आ गया कि जहां से इस पर अपना गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डाल सकता था। आया, इस पे अपना गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डाला और इसको लिया और लेके अपने पीछे पीछे निकल लिया। कुछ दूर तक गया, चूंकि इसका स्पीड अधिक था इसका कम था, तो कितने दूर तक पीछे पड़ सकता था? काफी दूर गया, पीछे पड़ा रहा। इसके और इसके बीच में जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर हुआ और इसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति का जो प्रभाव है गुरुत्वाकर्षण का इस पर खत्म हो गया, समाप्त हो गया, तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है जो इसमें से टूटा है वो वापस सूर्य के पास भी नहीं जा पाया, क्योंकि काफी दूर आ चुका था तब तक। तो काफी दूर आ चुका था, तो इस प्रकार से यही सिगार का रूप धारण किए हुए सूर्य के फिर चक्कर काटने लगा, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के प्रभावाधीन। अब क्या हुआ कि समय बीतते गया, उसके बाद फिर बीच बीच में ये जो शिगार जैसी संरचना है इसमें ठंडा होने लगा, ये कुछ बीच का एरिया ठंडा होने लगा और सिकुड़ने लगा। जब ये बीच का एरिया सिकुड़ा इस तरह से तो पतला हुआ, जब पतला हुआ तो मोटा मोटा एरिया अगल बगल का और उससे टूट जाता है। ऐसे ऐसे करके ढेर सारे ऐसे टूटे टुकड़े, और ये वाला ऐसे ही करके ऐसे पूरा इस सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा। तो घूमते घूमते प्रारंभ में क्या हुआ कि ये लोग भी काफी ज्वाला है, इनसे निकला था तो इनमें काफी तापमान है, तो इनसे भी इसी तरह की ज्वालाएं उठती थी। तो ये सूर्य के आकर्षण के प्रभावाधीन भी इनकी ज्वालाएं इनसे अलग होती, तो इनसे जो ज्वालाएं अलग हुई वो कालांतर में ठंडा होकर या कुछ भी होकर उपग्रहों का निर्माण करती हैं। ये चेम्बरलेन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना है। तो इसके बारे में हम लोग लिखते हैं
शिकागो विश्वविद्यालय के से संबंधित, शिकागो विश्वविद्यालय से संबंधित विश्वविद्यालय से संबंधित दो वैज्ञानिक चैम्बरलिन और मोल्टन शिकागो विश्वविद्यालय से संबंधित दो वैज्ञानिक चैम्बरलिन और मोल्टन ने 1904 ईस्वी में पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे क्या कहा जाता है, चैम्बरलिन तथा मोल्टन का, जिसे चैम्बरलिन तथा मोल्टन का ग्रहाणु परिकल्पना कहा जाता है। ग्रहाणु परिकल्पना कहा जाता है। इतनी बातें हो गई इनके बारे में, हर वैज्ञानिक के जो सिद्धांत हैं, सिद्धांत लिखने से पहले हम लोग लिखते हैं, तो वो ये लाइन 2-3 लाइन लिख लिए हैं। तो इसमें अब इसके बाद इनके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य के निकट एक तारे के आने से हुई है। इनके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य के नजदीक एक तारे के आने से हुई है। अतः इनकी परिकल्पना द्वैतारक के अंतर्गत आता है। ये हुई बेसिक सी बातें। अब इनके अनुसार सूर्य में अत्यधिक तापमान के कारण उसमें सौर ज्वालाएं उठ रही थी। सौर ज्वालाएं उठ रही थी। सौर ज्वालाएं उठ रहे थे, जो कि वर्तमान सौर ज्वालाओं से
कईयों गुना बड़ी थी। ये हो गया। अब सौर ज्वालाएं उठने लगी, सूर्य का तापमान बहुत अधिक, सूर्य में तापमान अत्यधिक हुआ और यहां से ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी, जिन्हें सौर ज्वालाएं नाम दिया गया। ऐसा विश्वास किया जाता है कि उस समय सौर ज्वालाएं आज की तुलना में कहीं अधिक थी। चेम्बरलेन तथा मोल्टन के अनुसार उस समय भ्रमण करता हुआ एक तारा सूर्य के नजदीक आया। उसने अपने आकर्षण शक्ति द्वारा सूर्य की सौर ज्वालाओं को तथा वाष्प को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अब ये ज्वालाएं उठ रही हैं, जैसा कि हम लोगों ने अभी समझा है, बोर्ड पे अभी अभी समझा है, इससे लिखने से पहले हमने समझ लिया है कि अब कईयों गुना बड़ी थी वो ज्वालाएं उठ रही थी। अब एक तारा कहीं से आता है और उन ज्वालाओं को तोड़कर अपने पीछे लेके चला जाता है और ज्यादा दूर लेके नहीं जा पाता है, कुछ दूर जाते जाते छोड़ देता है उनका साथ, और फिर वो जो वहां से टूटे होते हैं ज्वालाएं वो घर के और न तो घाट के रह जाते हैं, वो उसके साथ भी नहीं जा पाते और वापस सूर्य के पास भी नहीं आ पाते, और फिर सूर्य के आकर्षण शक्ति के कारण वो सूर्य का चक्कर काटना शुरू कर देते हैं। तो कईयों गुना बड़ी थी। इतनी बातें हो गई। सूर्य में अत्यधिक तापमान के कारण उनमें सौर ज्वालाएं उठ रहे थे, जो कि वर्तमान सौर ज्वालाओं से कईयों गुना बड़ी थी। कहीं दूर से वो दूर से, बड़ी दूर से एक अन्य तारा सूर्य के नजदीक आया और सूर्य के नजदीक आया और उन ज्वालाओं को उन ज्वालाओं को सूर्य से, उन ज्वालाओं को अपने अपने आकर्षण शक्ति के प्रभावाधीन सूर्य से अलग कर देता है, अलग कर देता है। अब ये सौर ज्वालाएं जो हैं वो सूर्य से हो गई अलग, अलग कर देता है। ये ज्वालाएं कुछ दूर तक ये ज्वालाएं कुछ दूर तक दूसरे तारे के पीछे जाते हैं, लेकिन जब उस तारे का आकर्षण बल का प्रभाव इन ज्वालाओं पर शून्य होता है तो ये ज्वालाएं उसके पीछे
जाना बंद कर देते हैं, उसके पीछे चलना बंद कर देते हैं, चलना बंद कर देते हैं। यहां तक की बातें हमने समझ ली हैं और अब हमने यहां तक की बातें लिख भी लिया है। क्या कि शिकागो विश्वविद्यालय से संबंधित दो वैज्ञानिक चैम्बरलिन और मोल्टन ने 1904 ईस्वी में पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे चैम्बरलिन तथा मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार जो ये है, इस सिद्धांत के अनुसार या इन दोनों वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य के नजदीक एक तारे के आने से हुई है। अब चूंकि दो तारा हो गया, एक तारा आया, एक तारा पहले से था, तो द्वय तारक परिकल्पना के अंतर्गत इसको रखा जाएगा। अतः इनकी परिकल्पना द्वय तारक परिकल्पना के अंतर्गत आती है। दूसरी बात, इनके अनुसार सूर्य में अत्यधिक तापमान के कारण इसमें सौर ज्वालाएं उठ रही थी। ये सूर्य है, सूर्य में तापमान अधिक, अधिक तापमान होने की वजह से गर्मी अधिक, आग अधिक और आग अधिक होने की वजह से ऊर्जा अधिक और ऊर्जा अधिक होने की वजह से इसमें ज्वालाएं ऊपर की ओर उठ रही थी। इस सूर्य का जो आकर्षण शक्ति बल है, इसका विरोध करके ये ऊपर उठ रही थी। क्योंकि ऊर्जा है इनमें भी ऊर्जा है, तो ये फिर अपने ऊर्जा का प्रयोग करके ऊपर उठ रही थी। बड़ी बड़ी ज्वालाएं थी जो आज की ज्वालाओं से काफी बड़ी थी, हजारों गुना लाखों गुना बड़ी हो सकती थी, जो कि वर्तमान सौर ज्वालाएं से कईयों गुना बड़ी थी। कहीं दूर से एक अन्य तारा सूर्य के नजदीक आता है और उन ज्वालाओं को अपने आकर्षण शक्ति के प्रभावाधीन सूर्य से अलग कर देता है। वो ज्वालाएं सूर्य से जुदा हो जाते हैं और ये ज्वालाएं कुछ दूर तक दूसरे तारे के पीछे पड़ जाती हैं। पहले वाला जो है उनसे जुदा होके दूसरे वाले के पीछे जाने लगते हैं, लेकिन दूसरा वाला भी कितना दिन तक साथ देगा? दूसरा वाला भी ज्यादा दिन तक साथ नहीं दिया, जिंदगी भर उनके साथ नहीं चल रहा था, कुछ दूर गया और फिर अपना साथ छोड़ दिया। अपने गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव इस पे जो पड़ रहा था छोड़ दिया, जिसकी वजह से ये जो ज्वालाएं हैं उनके पीछे ज्यादा दूर तक नहीं जा पाई। फिर उसके बाद वापस सूर्य के पास भी नहीं आ पाई, क्योंकि सूर्य से काफी दूर जा चुकी थी, तो सूर्य के पास भी नहीं आ पाई। तो ये फिर वो चक्कर काटने लगती हैं, उसका जो सूर्य का आकर्षण बल है उसके प्रभावाधीन फिर उसका चक्कर काटने लगती हैं, अलग कर देता है। ये ज्वालाएं कुछ दूर तक दूसरे तारे के पीछे जाते हैं, लेकिन जब उस तारे का आकर्षण बल का प्रभाव इन ज्वालाओं पर शून्य होता है तो ये ज्वालाएं उसके पीछे चलना बंद कर देती हैं। अगली लाइन देखिए, अगली लाइन क्या है कि ये ज्वालाएं देते हैं और ये वापस सूर्य के पास भी नहीं आ सकते थे और ये वापस सूर्य के पास भी नहीं आ पाए, क्योंकि सूर्य से काफी दूर जा चुके थे, काफी दूर जा चुके थे। कालांतर में यही ज्वालाएं ठंडी होकर
ठंडी होकर सूर्य का चक्कर काटने लगते हैं और फिर इसी प्रकार ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण होता है। उपग्रहों का निर्माण होता है। इतना लिखने के बाद ऐसे एक सूर्य बनाना है और एक तारा बनाना है और इसमें लिखना है कि अन्य तारा, अन्य तारा। और दूसरी स्थिति ये बनाना है कि ये सूर्य है और इसमें ज्वालाएं उठ रही हैं, जो इसमें है, इसमें जो ज्वाला उठ रहा है जितना बड़ा सूर्य नहीं उतना बड़ा बड़ा ज्वाला हो गया। तो इसमें जो ज्वाला ऐसे उठ रहे हैं, ऐसे ज्वाला उठ रहे हैं। अब अगला जो फिगर है वो इस तरह से हो सकता है, ये अन्य तारा है। फिर यहाँ पे भी सन है और जो यहाँ पे अन्य तारा है वो इधर आ गया है और ये जो ज्वालाएं उठ रहे थे ये ऐसे ऐसे इसका पीछा करते चले गए। उसके बाद एक ऐसी स्थिति आई कि ऐसा हो गया, ये सन हो गया और ये सन हो गए, ऐसे ऐसे चक्कर काटने लगते हैं इसके। इस प्रकार से कंप्लीट होता है चेम्बरलेन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना भी। इसके बाद जो है हमारे अगले चेम्बरलेन के बाद वो जीन्स तथा जेफरे का ज्वारीय परिकल्पना। इसमें है जीन्स तथा जेफरे की जो परिकल्पना है लगभग लगभग ऐसे ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन ये है, अब चूंकि टाइम तो है नहीं, ये सारी बातें जो जीन्स और जेफरे की जो परिकल्पना है सारी बातें वही हैं। बस फर्क इतना है कि ये जो चैम्बरलेन और मोल्टन की जो परिकल्पना है इसमें ये कहा गया कि इसमें ज्वालाएं उठ रही थी। इसमें क्या उठ रही थी? ज्वालाएं उठ रही थी। तो इन ज्वालाओं को दूसरा तारा अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। लेकिन ये है चैम्बरलेन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना। लेकिन जीन्स और जेफरे की ज्वारीय परिकल्पना, वो जीन्स तथा जेफरे की जो ज्वारीय परिकल्पना है इसमें कहा गया है कि ये नहीं था, ज्वाला उठ नहीं रहे थे। इससे यही तारा जो आया, यही तारा के प्रभाव से ये ज्वालाएं उठी। इसमें से ऐसे ज्वाला उठी इसके प्रभाव से, इसके आकर्षण बल के प्रभाव से इसमें ज्वाला उठी। तो ये फर्क, थोड़ा सा फर्क है इतना, और बाकी सब वही है कि आगे चल के फिर ये तारा ऐसे जाता है, ये पकड़ लेता है, इस तरह इस प्रकार का रूप पकड़ता है और इसमें इस तरह से ग्रहों का निर्माण होता है। और फिर यही इसी क्रम में
इस तरह से जैसे है, तो ऐसे करके, ऐसे जैसे मार्कर है, ऐसे ही सूर्य के चारों तरफ यही ग्रह घूमने लगते हैं। तो जो जीन्स और जेफरे हैं उनकी परिकल्पना थोड़ा सा फर्क है, तो फिर इसको भी हम लोग देख लेंगे अगले वीडियो में।